आज हम जानेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एम क्या है? टू प्रोवाइड अ सेफ ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वर्कर एंड टू स्टेप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पे जो वर्कर्स है उसकी वेलबींग बना के रखना है, वर्कर्स की वेलबींग को मेंटेन करके रखना, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन, इसको हाईएस्ट डिग्री पे मेंटेन करके रखना, उसी को प्रमोट करना, ये एम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का। अब जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में अपन एक वर्ड देखते हैं, एर्गोनॉमिक्स। एर्गोन का मतलब होता है वर्क, नोमोस का मतलब होता है लॉ। ठीक है, तो सिंपली मीन की बात करें एर्गोनॉमिक्स का, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, है ना। तो यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स में क्या ट्रेनिंग दी जाती है? डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन, टूल, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये सब इसमें एर्गोनॉमिक्स में आ जाएगा। इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव अ ग्रेटर इफिशियंसी ऑफ बोथ मैन एंड मशीन, मशीन को भी अच्छा इन्वायरमेंट मिले, मैन को भी अच्छा इन्वायरमेंट मिले। और एर्गोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट क्या है? टू अचीव द बेस्ट म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ मैन एंड हिज वर्क। एडजस्टमेंट बना रहा है मैन और उसके वर्क के बीच में, म्यूचुअल एडजस्टमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी एंड वेलबिंग। ह्यूमन एफिशिएंसी भी बनी रहे और वेलबिंग भी बनी रहे। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स से रिलेटेड है, तो एर्गोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। एर्गोन का मतलब होता है वर्क और नॉमोस का मतलब होता है लॉ, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, है ना। अब हम देखते हैं मेन, यहाँ पे क्या है कि ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स द सम ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन and influences which prevail at the place of work, which prevail at the place of work and which have bearing on the health of the working population. So यहाँ पे एक्सटर्नल कंडीशन और इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट पे, विच प्रिवेल एट द प्लेस ऑफ द वर्क एंड विच हैव अ बेयरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ अ वर्किंग पॉपुलेशन। तो इसमें क्या क्या, बेसिकली इसमें 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन वर्किंग इन्वायरमेंट, 3 तरीके के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं वर्किंग इन्वायरमेंट में। कौन कौन से? पहला है मैन एंड फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट के बीच में इंटरेक्शन, मैन एंड मशीन के बीच में इंटरेक्शन, और मैन टू मैन इंटरेक्शन। तो मैन टू मशीन इंटरेक्शन, मैन टू मैन, और मैन टू फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स। सबसे पहले मैन एंड फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट में क्या क्या जाएगा? ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, हीट रेडिएशन, लाइट, नॉइस, वाइब्रेशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अमाउंट ऑफ वर्किंग एंड ब्रीदिंग स्पेस, टॉयलेट, वॉशिंग, बाथिंग फैसिलिटीज़, ये सब भी मेन एंड इन्वायरमेंटल एजेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने देखा फिजिकल एजेंट्स देखे। अब केमिकल एजेंट में क्या गैसेस आ जाएगी, केमिकल्स आ जाएंगे, टॉक्सिक डस्ट आ जाएगी, है ना, और डिटेरियस इफेक्ट देखने को मिलेगा किसी किसी केमिकल्स का। और बायोलॉजिकल में क्या, वायरल, रिकेट्स या बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन एजेंट्स का कांटेक्ट होगा मेन के साथ। अब मेन टू मशीन कांटेक्ट की बात करते हैं, मेन टू मशीन इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या जाएगा कि जैसे कि अनगार्डेड मशीन, प्रोट्रूडिंग एंड मूविंग पार्ट्स, पुअर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर आर काज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के काज क्यों, कौन कौन से हैं? जैसे कि भाई वो खुली मशीनें हैं, सेफ्टी मेजर नहीं है वहाँ पे, तो उससे प्रॉब्लम होगी, है ना। और मैन टू मैन में देखते हैं। अब इससे कभी कभी क्या, मशीन की वजह से भी इंजरीज हो सकती है, बैक एक होगा, फटीग, है ना, जॉइंट मसल्स में डिसीजेस आ सकती है। मैन टू मैन में क्या, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करेंगे यहाँ पे, है ना, वर्कर्स के बीच में, और जो वहाँ पे वर्कर टू वर्कर रिलेशनशिप, है ना, वर्कर टू अथॉरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, साइकोलॉजिकल, ये मैन टू मैन इंटरेक्शन में आ जाएगा। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, लीडरशिप, वर्क स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वर्क पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ पेमेंट, वेलफेयर कंडीशन, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जो है उसमें अपन ने इसको 5 तरीके के हैजार्ड की बात करेंगे। पहला है फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल।
फिजिकल हैजार्ड में क्या आ जाएगा, हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड में जैसे कि बर्न, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, है ना, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, फटीग बढ़ जाएगा और एक्सीडेंट्स रेट बढ़ जाएगी। फिर रेडिएशंस वगैरह आ जाएंगे, है ना, और हीट स्टैग्नेशन भी देखने को मिलेगा। और फिर हाई टेम्परेचर जो है माइंस में, कोलार गोल्ड माइंस में बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर यूज़ होता है ना। इसके अलावा 65 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर की बात की है यहाँ पे, जो कोलर गोल्ड माइंस ऑफ मैसूर विच इज़ द सेकेंड डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेचर एट हाई, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है उसके अंदर। फिर इसके अलावा क्या होता है कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, है ना। और इसके अलावा जो दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस कंफर्ट जोन वाला टेम्परेचर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन कोल्ड की बात करें तो कोल्ड के एक्सपोजर से चिलबियंस देखने को मिल सकते हैं, ब्लेंस देखने को मिल सकते हैं, एरिथ्रोसाइनोसिस, इमर्जन फुट, फ्रोज बाइट, क्यूटेनियस वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब कोल्ड एक्सपोजर में देखने को मिलेगा। और लाइट एक्सपोजर, लाइट में जैसे कि पुअर इल्यूमिनेशन, एक्सेसिव ब्राइटनेस, हेडेक, आई स्ट्रेन, आई पेन, आई लैक्राइमेशन, क्रॉनिक इफेक्ट की वजह से माइनस स्टिग्मास, ग्लेयर, डिस्कम्फर्ट, विजुअल फटीग, ये सारे आइज से लाइट से रिलेटेड हैं। आँखों में फ़र्क पड़ेगा लाइट का। और नॉइस में क्या है, नॉइस की वजह से ऑडिटरी इफेक्ट आएंगे, जैसे टेम्परेरी या परमानेंट हियरिंग लॉस। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट जैसे कि फटीग, इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन बाय द स्पीच, मतलब आवाज़ें सुनाई नहीं देगी तो स्पीच में भी ज़ोर से बोलना पड़ेगा। डिक्रीज एफिशिएंसी और इंजरी रहेगी नॉइस की वजह से, ठीक है। उसकी इंजरी डिपेंड करेगी कितनी इंटेंसिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड है। वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन स्पेशली 10 to 500 हर्ट्ज may be encountered in a work with pneumatic tools such as a drill and hammers। ड्रिल और हैमर जहाँ यूज़ होता है वहाँ 10 to 500 हर्ट्ज वाइब्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई सालों तक या कई महीनों तक अगर एक्सपोजर हो रहा है वाइब्रेशन का, तो उससे क्या होगा, जो हमारी फाइन ब्लड वेसल्स है फिंगर्स की, उनमें सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और स्पाज़म देखने को मिलेंगे, तो वाइट फिंगर्स हो जाएगी, ठीक है। तो वाइब्रेशन के एक्सपोजर अगर कई महीनों तक बना हुआ है तो उसकी वजह से वाइट फिंगर्स देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है जॉइंट में, एल्बो में, शोल्डर में, हैंड्स में इंजरी हो सकती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में जैसे कि क्या हो जाएगा, हमारी आइस में कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, रेडनेस ऑफ आई, पेन, और इसके बाद में परमानेंट इफेक्ट भी हो सकता है विज़न पे। आयनाइजिंग रेडिएशन का इफेक्ट पड़ेगा, जैसे एक्सरे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये मेडिसिन और इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो इसमें क्या हो, उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा अपने उसमें, रेडिएशन हैज़ार्ड देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जेनेटिकल मेकअप चेंज हो जाएगा, जेनेटिकल चेंजेस आएंगे, कैंसर, ल्यूकेमिया, अल्सरेशन, स्टर्लिटी आ जाएगी और डेथ भी हो सकती है, डिप्लीशन, डेथ, स्टर्लिटी, ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, केमिकल हैज़ार्ड के, अच्छा यहाँ पे ये इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन हैज़ सेट द मैक्सिमम परमिसेबल लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एट 5 REM पर ईयर टू द होल बॉडी। 5 REM बताया गया है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन ने कि मैक्सिमम कितना हो कर सकते हैं, 5 REM, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो आयनाइजिंग रेडिएशन का बैड इफेक्ट आएगा। अच्छा, केमिकल हैज़ार्ड में क्या क्या जाएंगे, लोकल एप्लीकेशन, इनहेलेशन और इंजेक्शन ऑफ केमिकल से दिक्कत आएगी, जैसे कि ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा और ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे लोकल एक्शन से क्या हो जाएगा, एक्जिमा, अल्सर, कैंसर, इरिटेशन, एलर्जिक कंडीशंस। फिर एरोमेटिक नाइट्रो और अमाइनो कंपाउंड्स जैसे कि TNT, एनिलीन,
ये स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से सिस्टेमिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस देखने को मिल जाएगा। इनहेलेशन की वजह से देखते हैं तो जैसे डस्ट में जैसे कि 0.5 0.1 से 1.5 देखो, डस्ट की बात करें तो इसमें क्या है, डस्ट में डिवाइड कर दिया है, सॉलिड पार्टिकल को साइज को डिवाइड कर दिया, जैसे 0.1 to 150 माइक्रोन they are released into atmosphere during the crushing, grinding, abrading, loading, unloading operation। जब भी लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्रश कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो माइन से निकलते हैं, फाउंड्री, पोट्री, टेक्सटाइल कंपनी से, वुड एंड स्टोन वर्किंग इंडस्ट्रीज से ये निकलते हैं। 10 माइक्रोन जो है वो रैपिडली सेटल डाउन हो जाते हैं, और स्मॉलर वाले जो होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाएंगे। और अगर उनका साइज 5 माइक्रोन से कम है तो वो डायरेक्टली इनहेल कर लिए जाते हैं लंग्स से। ठीक है, और फिर रेस्पायरेबल डस्ट कहलाती है 5 माइक्रोन से कम साइज वाले। इसीलिए फिर आगे जाके हम देखेंगे न्यूमोकोनियोसिस का कास बनेंगे ये डस्ट पार्टिकल्स। तो ऑर्गेनिक डस्ट होती है जो कि सोल्यूबल इनसोल्यूबल होगी। इनऑर्गेनिक डस्ट जैसे सिलिका, मिका, कोल, एस्बेस्टोस, ये सब इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। फिर ऑर्गेनिक डस्ट में जैसे कॉटन, जूट, ये सब भी देखने को मिल सकते हैं, सोल्यूबल, डिजोल्व, है ना। और इसके अलावा न्यूमोकोनियोसिस हम आगे देखेंगे। गैसेस जैसे सिंपल गैसेस होती है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या एस्पेक्सिएटिंग गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और सल्फर ऑक्साइड और क्लोरीन, ये सब आ गया। एनेस्थेटिक गैसेस में आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, ईथर, ट्राईक्लोरोइथाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके भी हजार्स देखने को मिल सकते हैं। और कुछ मेटल्स और देयर कंपाउंड वो भी इनहेल कर लेंगे या डस्ट फ्यूम से वो अपने अंदर जा सकते हैं, जैसे लेड, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, मरकरी, फॉस्फोरस, क्रोमियम, जिंक, ये सब मेटल्स आ जाएंगे। इंजेक्शन का देखिए अगर अपन, तो आर्सेनिक, जिंक, क्रोमियम, मरकरी, लेड, इनका इंजेक्शन भी हो सकता है। ये केमिकल्स सबस्टेंस हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड की बात करते हैं तो जैसे ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, हाइडेटिस, पिस्टोकोसिस, टिटनस, एंसेफ्लाइटिस और फंगल और साइकोस्टोमियासिस, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड में आ जाएंगे। पैरासाइटिक एजेंट्स जैसे ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस, हाइडेटोसिस, एंथ्रेक्स, एंसेफ्लाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, टिटनस, पिस्टोकोसिस, साइकोस्टोमियासिस। मैकेनिकल हैजार्ड में क्या आ जाएगा, मशीनरी, प्रोट्रूडिंग एंड मूविंग पार्ट्स। ठीक है, 10% ऑफ एक्सीडेंट इन इंडस्ट्री आर सेड टू बी ड्यू टू मैकेनिकल काज, मैकेनिकल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं साइकोलॉजिकल हैजार्ड। साइकोलॉजिकल में जैसे फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, पुअर ह्यूमन रिलेशनशिप, इमोशनल टेंशन, है ना, ये सब आ जाएगा आपका साइकोलॉजिकल में। एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन, टायर्डनेस, एल्कोहलिज्म, ये सब भी देखने को मिल सकते हैं। हेडेक, फटीग, ये सब साइकोलॉजिकल इलियंस के साइन है। और अब अपन ऑक्यूपेशनल डिसीज़ का बारी बारी से देखेंगे। तो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ को अगर अपन देखें तो यहाँ पे कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है ऑक्यूपेशनल डिसीज़ की। ठीक है, फिर भी अगर अपन देखें तो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ आर यूजुअली डिफाइंड एज द डिसीज़ अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अराइज हो रही है अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ, जब अपन एम्प्लॉयमेंट के दौरान अपन को इंजरी हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कहेंगे। जो भी डिसीज़ ऑक्यूपेशन के दौरान हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान या डिसीज़ उस दौरान अराइज हो रही है, ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान। तो सबसे पहले डिसीज़ ड्यू टू फिजिकल एजेंट में हीट की वजह से क्या होगा, हीट हाइपरपैरेक्सिया, हीट एग्जॉशन, हीट सिनकोप, हीट क्रैम्प्स, बर्न्स, और प्रिकली हीट की वजह से लोकल इफेक्ट आ सकते हैं। कोल्ड की वजह से फ्रोस्टबाइट, चिल्बियन, ट्रेंच फुट। लाइट की वजह से कैटेरेक और माइन नेस्टिगमस। प्रेशर की वजह से क्या होगा, कैसिन डिसीज़ और एम्बोलिज्म, ब्लास्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है। नॉइस में
ऑक्यूपेशनल डिफनेस आ सकती है। रेडिएशन की वजह से कैंसर, ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया। मैकेनिकल फैक्टर में इंजरी और एक्सीडेंट मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बर्न आ जाएंगे। डिसीज ड्यू टू केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN, CS2, NH3, N2, H2S, HCl। ठीक है, ये सारे क्या आ जाएगा, गैसेस पॉइजनिंग आ गए। डस्ट में जैसे कोल डस्ट, सिलिका, एस्बेस्टोस, आयरन, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिडेरोसिस। ऑर्गेनिक में क्या कहा जाएगा, केन फाइबर, जैसे बेगासोसिस। बेगासोसिस क्यों होता है, बेगासोसिस ड्यू टू केन फाइबर। कॉटन डस्ट की वजह से क्या होता है, बाइसिनोसिस। टोबैको की वजह से टोबैकोसिस। और हे और ग्रेन डस्ट की वजह से फार्मास्लम। अच्छा, तीसरा है मेटल्स। मेटल्स की वजह से टॉक्सिक एजेंट्स निकलते हैं, जैसे लेड, कैडमियम, मर्करी, मैग्नीज, बेरिलियम, आर्सेनिक, क्रोमियम। केमिकल्स में आ जाएगा एसिड, अल्कली और पेस्टिसाइड। सॉल्वेंट्स में क्या क्या जाएगा, कार्बन बाइसल्फाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरो, इथिन और क्लोरोफॉर्म। डिसीज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, हाइडेटोसिस, पिस्टाकोसिस, टिटनस, एंसेफ्लाइटिस, फंगल डिसीज। ऑक्यूपेशनल में क्या आ जाएगा, ऑक्यूपेशनल कैंसर में आ जाएगा कैंसर ऑफ स्किन, लंग्स और ब्लैडर। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस में डर्मेटाइटिस और एक्जिमा। और डिसीज ऑफ साइकोलॉजिकल ओरिजिन में हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर और इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस। अब सबसे पहले अपन न्यूमोकोनियोसिस को जानेंगे। तो न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है, डस्ट विद इन द साइज रेंज ऑफ 0.5 to 3 माइक्रोन। 0.5 to 3 माइक्रोन तक की जो रेंज रहेगी डस्ट की, उसको और क्या होगा, उसकी वजह से हेल्थ में हैजार्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। और उसको क्या कहेंगे, न्यूमोकोनियोसिस, है ना। अगर इसका वेरिएबल पीरियड ऑफ एक्सपोजर हुआ तो न्यूमोकोनियोसिस होगा। और इससे वर्किंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लंग्स में फाइब्रोसिस होगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहला, जैसे कि ये किस पे डिपेंड करेंगे कि HRDS इफेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन, फाइननेस, कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट, पीरियड ऑफ एक्सपोजर, हेल्थ स्टेटस। तो ठीक है, तो फाइननेस, केमिकल कंपोजिशन, कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट, पीरियड ऑफ एक्सपोजर और हेल्थ स्टेटस, इन पे डिपेंड करेगा। अब अपन देखते हैं आगे, जैसे बेगासोसिस, बाइसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस, फार्मल लंग, ये हम सब ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, सिलिकोसिस इज अ मेजर काज ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। क्यों होता है सिलिकोसिस, सिलिका पार्टिकल जो है उसको इनहेल करने की वजह से, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका इनहेलेशन की वजह से। अब देखो, इंडिया की बात करें तो कोलार गोल्ड माइनर जो मैसूर में है, उसमें 1947 में अपन को फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था सिलिकोसिस। और जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कोल, मिका, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, मैग्नीज मेटल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज से यहाँ से निकलता है सिलिका। ठीक है, पॉटरी और क्रीमिक इंडस्ट्री, ब्लास्टिंग, मेटल ग्राइंडिंग, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, जहाँ से कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, रॉक माइनिंग, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ से भी निकलता है। ठीक है, तो कोल, मिका, गोल्ड, सिल्वर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड अदर मेटल्स, ये माइनिंग इंडस्ट्रीज से ये सारे निकलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स निकलते हैं इनके माइनिंग इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो ये माइन इंडस्ट्रीज जो थी ना, उससे 1947 में सिलिकोसिस फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, और बिहार में जो है ना, मिका माइंस जो है बिहार की, उसमें 329 माइनर्स एग्जामिन, 34.1% वेयर फाउंड सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस। बिहार में जो है ना 34.1% वर फाउंड सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस। ठीक है, और क्रीमिक और पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ भी सिलिकोसिस का इंसिडेंस देखने को मिल जाता है, 15.7% इंसिडेंस है वहाँ पे। और ये इंसिडेंस जो है ना सिलिकोसिस का किस पे डिपेंड करेगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डस्ट, साइज ऑफ पार्टिकल, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर एंड इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हायर कंसनट्रेशन है फ्री सिलिका की डस्ट में तो ज़्यादा हैजार्ड पड़ेगा, उसकी वजह से हैजार्ड जो है वो ज़्यादा रहेगा। पार्टिकल्स की साइज अगर 0.5 to 3 माइक्रोन और अगर उनकी 0.5 to 3 माइक्रोन है तो सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्टिकल होता है वो। ठीक है, और ये क्या करता है, इंटीरियर ऑफ लंग में पहुंच जाएगा और उसको डैमेज करेगा। ठीक है,
और अगर लंबे समय तक एक्सपोजर होता है तो उससे ज़्यादा रिस्क रहती है सिलिकोसिस की। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वेरी करता है, कुछ महीने भी हो सकता है या 6 साल भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स। और अगर अपन बात करें तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये फेगोसाइट्स क्या करती हैं इनको, सिलिकोसिस में क्या होता है कि सिलिका पार्टिकल्स को क्या करती है हमारी फेगोसाइट जो है वो इंजेस्टेड कर लेगी। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, लिम्फ चैनल को ब्लॉक कर देगा ये। अब पैथोलॉजिकली सिलिकोसिस में क्या देखने को मिलता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, फाइब्रोसिस होती है और नोड्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल का साइज कितना होता है, 3 से 4 mm डायमीटर होता है। और क्लिनिकली ये जो इसका ऑनसेट जो है ना इंसीडियस होता है, सडन नहीं होता, इंसीडियस होता है। इसकी वजह से इरिटेंट कफ होगा, डिस्निया, एक्सर्शन, है ना, तो एक्सर्शन पे डिस्निया होता है सिलिकोसिस में, इरिटेंट कफ होगा और चेस्ट में पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, एक्सर्शन पे डिस्निया होगा और कफ होगा। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी जो है ना वो इम्पेयर हो जाएगी। एक्सरे पे अपन को क्या मिलेगा, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। याद रखना, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस हाइडेटिटी फॉर्म मोल में भी मिलता है और सिलिकोसिस में भी मिलता है। याद रखिए, सिलिकोसिस में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस चेस्ट में मिलता है और हाइडेटिटी फॉर्म मोल में कहाँ स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मिलता है, वो अपन ऑब्सकाइनी में पढ़ते थे, ठीक है। हाइडेटिटी फॉर्म मोल ऑब्सकाइनी का है, वो यूट्रस का होगा, और यहाँ पे स्नोस्टॉर्म कहाँ पे मिलेगा, चेस्ट में। तो सिलिकोसिस में स्नोस्टॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे सिलिकोसिस प्रोग्रेसिव एंड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन द सिलिकोसिस, यहाँ पे क्या, जो लोग प्रोन है पल्मोनरी टीबी को लेके, उनको सिलिको ट्यूबरकुलोसिस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिसेंट ईयर में क्या देखने को मिला है कि सिलिको ट्यूबरकुलोसिस जो है वो देखने को मिलता है, साथ में देखने को मिलता है, ठीक है। और रेडियोलॉजिकल एविडेंस भी अपन ने देख ही लिया। अच्छा, इसमें सिलिकोसिस का कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, और आइसोलेशन, हाइड्रोप्लास्टिंग करना पड़ेगा, है ना, और फिज़िकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। और इसको सिलिकोसिस वाज मेड ऑफ नोटिफेबल डिसीज़ अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड माइन एक्ट 1952। तो जो माइन एक्ट आया था वो 1952 में आया था, फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था। तो सिलिकोसिस को नोटिफाइबल डिसीज़ मान लिया गया है, ठीक है, डिसीज़ मान लिया गया है फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत और 1952 माइन एक्ट, ठीक है। सिलिकोसिस कंप्लीट। एंथ्राकोसिस जो है ना, इसमें क्या रहता है कि प्रीवियसली इसको क्या, एंथ्राकोसिस को इनर्ट माना जाता था, पर स्टडीज़ जो है वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कोल माइनर न्यूमोकोनियोसिस में आपका एंथ्राकोसिस भी देखने को मिलता है। जैसे द फर्स्ट फेज इन लेबल सिंपल न्यूमोकोनियोसिस विच इज़ एसोसिएशन विथ लिटिल वेंटिलेटरी इम्पेयरमेंट देखने को मिले। फर्स्ट फेज में क्या है, सिंपल न्यूमोकोनियोसिस, जो कि एसोसिएशन किसके साथ हो, वेंटिलेटरी इम्पेयरमेंट के साथ। तो यहाँ पे 12 ईयर ऑफ एक्सपोजर की वजह से हुआ। और सेकेंड फेज जो है उसमें प्रोग्रेसिव मासिव फाइब्रोसिस, दिस काज सीवियर रेस्पिरेटरी डिसेबिलिटी। तो पहली फेज जो थी वो 12 साल एक्सपोजर की वजह से हुआ, और इसमें न्यूमोकोनियोसिस सिंपल टाइप का था और वेंटिलेटरी इम्पेयरमेंट आ रहा था। सेकेंड फेज़ है उसमें प्रोग्रेसिव मासिव फाइब्रोसिस होगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, एंथ्रेकोसिस, ठीक है। तो एंथ्रेकोसिस में, ठीक है, ये वंस अ बैकग्राउंड ऑफ सिंपल न्यूमोकोनियोसिस हैज़ बीन अटेन्ड इन द कोल वर्कर और प्रोग्रेसिव मासिव फाइब्रोसिस। कोल वर्कर्स में क्या होगा, प्रोग्रेसिव मासिव फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोल माइनस न्यूमोकोनियोसिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ नोटिफाइबल डिसीज़ इन द इंडियन माइंस एक्ट ऑफ 1952। इंडियन माइन एक्ट 1952 आया था, उसमें इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। इसके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो 1959 में आया था, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है, किसको, एंथ्रेकोसिस वगैरह को, ठीक है। तो एंथ्रेकोसिस जो है उसको
पहले क्या पल्मोनरी एंथ्राकोसिस को इनर्ट माना जाता था, पर स्टडीज़ ने ये बताया कि इसमें 2 जनरल फेज़ होती हैं कोल माइनर न्यूमोकोनियोसिस में, ठीक है। अब बायसिनोसिस क्यों होता है? कॉटन डस्ट के इनहेलेशन की वजह से होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कॉटन डस्ट इनहेलेशन से बायसिनोसिस होता है। द सिम्टम्स आर क्रॉनिक कफ, प्रोग्रेसिव डिस्निया, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्निया, क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और प्रोग्रेसिव डिस्निया। इंडिया हैज़ लार्ज टेक्सटाइल बायसिनोसिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट, ठीक है, कॉटन फाइबर्स के इनहेलेशन की वजह से होता है। सिम्टम्स में क्या आएगा? क्रॉनिक कफ, प्रोग्रेसिव डिस्निया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। और इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है जिसमें कि 35% फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं। बायसिनोसिस के इंसिडेंस की बात करें तो 7 to 8%। और मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली यहाँ पे सर्वे किए गए थे, उसमें पता चला। अब बेगासोसिस जो है ना, इसमें क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है जिसमें कि बेगासिस या शुगर केन डस्ट के इनहेलेशन की वजह से जो डिसीज़ होती है उसको बेगासोसिस कहते हैं। इंडिया में जो है ना, गंगुली एंड पाल ने 1955 में कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म नियर कोलकाता, तो यहाँ फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था। फर्स्ट रिपोर्टेड बेगासोसिस गंगुली एंड पाल इन 1955 इन अ कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म नियर कोलकाता। कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग नियर कोलकाता, वहाँ पे फर्स्ट बेगासोसिस रिपोर्ट किया गया था। शुगर केन फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो ये पेपर, कार्डबोर्ड और रेयन बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है, यूटिलाइज़ किया जाता है इनका पेपर बनाने में, कार्डबोर्ड बनाने में। तो बेगासोसिस जो है ना, ये क्या होता है कि हैज़ बीन शोन टू बी ड्यू टू थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटी फॉर विच द नेम थर्मोएसिटोमाइसिस सेक्राई, ठीक है। तो ये बेगासोसिस जो है ना, ये क्यों होती है? थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटी की वजह से बेगासोसिस होता है। थर्मोएसिटोमाइसिस सेक्राई ये सजेस्टेड किया जाता है। और इसमें क्या सिम्टम आएंगे? ब्रीथलेसनेस, कफ, हेमोप्टाइसिस, स्लाइट फीवर। तो हेमोप्टाइसिस होगा, स्लाइट फीवर होगा, ब्रीथलेसनेस ये देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे एक्यूट डिफ्यूज ब्रोंकियोलाइटिस भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, स्कियाग्राम में शो मॉटलिंग इन लंग्स और शेडो। स्कियाग्राम में क्या मिलेगा? लंग्स में शेडो मिल सकता है। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजरमेंट में डस्ट को कंट्रोल करो, है ना। वेट प्रोसेस जो है, डस्ट सच एज अ वेट प्रोसेस इनक्लोज अपरेटस एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। तो यहाँ पे प्रिवेंशन और सप्रेशन करना पड़ेगा डस्ट को। और पर्सनल प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, जैसे मास्क वियर करके रखो। मेडिकल कंट्रोल में मेडिकल एग्जामिनेशन और पीरियोडिकल चेकअप्स। बेगासोसिस के कंट्रोल के लिए मॉइस्चर कंटेन अबाउट 20% एंड स्प्रेइंग द बेगासिस विथ 2% प्रोपियोनिक एसिड। तो यहाँ पे स्प्रे करना पड़ेगा 2% प्रोपियोनिक एसिड का, और फंगीसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एस्बेस्टोसिस जो है ना, ये कमर्शियल नेम गिवन टू अ सर्टेन टाइप ऑफ फाइब्रस मटेरियल, दे आर सिलिकेट्स वेरिंग कंपोजिशन लाइक सिलिका। एस्बेस्टोसिस में क्या होता है कि ये कमर्शियल नेम जो है दिया गया था, कुछ फाइब्रोटिक मटेरियल्स को कमर्शियल नेम दिया गया है, जैसे सिलिकेट्स होते हैं। सिलिकेट जो है वेरिंग कंपोजिशन के, जैसे सिलिका अगर कंबाइन हो जाए मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम से। सिलिका अगर कंबाइन हो जाता है किसके साथ? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के साथ, तो एस्बेस्टोसिस कहलाएगा। एस्बेस्टोसिस 2 तरह के होते हैं, एक तो सर्पेंटाइन या उसको क्रायो सॉलिड वेराइटी भी कहते हैं, और दूसरा टाइप है एम्फीबोली टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप कौन सा है एस्बेस्टोसिस का? सर्पेंटाइन टाइप या क्रायोसोलाइट टाइप, और दूसरा जो टाइप है एम्फीबोली टाइप। तो एम्फीबोली टाइप या
सर्पेंटाइन टाइप। 90% वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एस्बेस्टोसिस कौन सी वेराइटी में आता है? सर्पेंटाइन टाइप की, ठीक है, जो कि हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। अपन ने देखा ना एस्बेस्टोस होता क्या है, सिलिका कंबाइन हो जाती है एल्यूमिनियम वगैरह के साथ, सोडियम कैल्शियम के साथ। तो देखो यहाँ पे सिलिका किसके साथ कंबाइन हो रही है? मैग्नीशियम के साथ। तो हाइड्रेट मैग्नीशियम सिलिकेट वो होता है सर्पेंटाइन वेराइटी। और एम्फीबोलेट टाइप में क्या होता है? मैग्नीशियम बहुत कम होता है, ठीक है। एम्फीबोलेट टाइप जो है वो जैसे कि क्रोसीडोलाइट, ठीक है, क्रोसीडोलाइट हो गया। एम्फीबोलाइट में कौन से आ जाएगा? एम्फीबोले में कौन से आ जाएगा? क्रोसीडोलाइट जो ब्लू होगा। एमोसाइट, एमोसाइट ब्राउन कलर का होगा। और एंथ्रोफाइलाइट ये वाइट होगा। एंथ्रोफाइलाइट, क्रोसीडोलाइट और एमोसाइट। एस्बेस्टोस फाइबर are usually from 20 to 500 micron in length and 0.5 to 50 micron in diameter, ठीक है। लेंथ इनकी थोड़ी ज़्यादा है, बाकी डायमीटर इनका 0.5 टू 550 माइक्रोन होता है। एस्बेस्टोस जो होते हैं ना, यूज़ होते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट में, फायर प्रूफ टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है, रूफ टाइलिंग में यूज़ होता है, गैस्केट्स एंड सेवरल अदर आइटम्स में यूज़ होता है। अब एस्बेस्टोस माइन आंध्र प्रदेश में कुडापा में था, कुडापा में है, और बिहार, झारखंड, कर्नाटका और राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एस्बेस्टोस जो है वो इनहेलेशन करेंगे उनका तो वो हमारे एल्वेओलाई में डिपॉजिट हो जाएंगे। ये फाइबर्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, और इसकी वजह से हमारे लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी और फाइनली डेथ हो जाएगी, ठीक है। लंग्स में जो ब्रोंकस है वहाँ पे कार्सिनोमा होगा। मेसोथीलियोमा प्लूरा में देखने को मिलेगा या पेरिटोनियम में। जीआईटी ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है। मेसोथीलियोमा एंड लिविंग विद इन 1 किलोमीटर ऑफ एस्बेस्टोस फैक्ट्री, 1 किलोमीटर के तहत जो लोग रहते हैं उनको मेसोथीलियोमा रिपोर्टेड किया गया था, देखने को मिल जाता है उन लोगों को। और ब्रोंकियल कैंसर की रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। अगर सिगरेट स्मोकिंग हो रही है और एस्बेस्टोस एक्सपोजर हो रहा है तो ज़्यादा चांस है। और फाइब्रोसिस अगर एस्बेस्टोसिस में हो रहा है तो इससे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैकेनिकल इरिटेशन हो रहा है ब्रोंकियल में, पेरीब्रोंकियल और बेसल लोकेशन में। एक्सरे में क्या मिलता है इसमें? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, लोअर 2/3 ऑफ द लंग फील्ड। देखो इसमें एक्सरे में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलता है लोअर 2/3 ऑफ लंग फील्ड में, ठीक है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, एस्बेस्टोस बॉडीज और कार्डियक डिस्ट्रेस एंड साइनोसिस। और एस्बेस्टोस फाइबर जो है फाइब्रिन से कोटेड रहते हैं, एस्बेस्टोस बॉडी कहलाती है वो। तो यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए अपन एस्बेस्टोस सेफर टाइप ऑफ एस्बेस्टोस को यूज़ करो, जैसे कि सलाइट और अमोसाइट, क्राइसोलाइट और अमोसाइट को यूज़ करो। और ग्लास फाइबर, मिनरल वूल, कैल्शियम सिलिकेट, इनके सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा। और एक्सरे कराना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी इसमें। फार्मल लंग क्या होता है? फार्मल लंग इज़ ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ माउल्डी हे ग्रेन डस्ट। हे और डस्ट के इनहेलेशन की वजह से फार्मल लंग देखने को मिलता है। इसमें ग्रेन डस्ट और हे विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ over 30% bacteria and fungi grow rapidly, causing rise of temperature to 40 to 50 degrees सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या होता है? फार्मल लंग्स में क्या होता है? ग्रेन डस्ट या हे का इनहेलेशन की वजह से होता है, ठीक है। और जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट कितना रहेगा? 30% ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, और जिसकी वजह से 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज। और जिससे कि थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज़ और माइक्रोपोलीस्पोरा फेनी ये फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फार्मर्स लंग का मेन काज क्या है? माइक्रोपोलीस्पोरा फेनी और थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज़ ये देखने को मिलेगा। रिपीटेड अटैक होगा तो उससे क्या होगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कोर पल्मोनल, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर वर्क में जो लोग इंगेज होते हैं उनको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फार्मर्स लंग में
हे और ग्रेन डस्ट का इनहेलेशन से होता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 30% हो, बैक्टीरिया फंगाई जिसमें रैपिडली ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे इजीली फंगस ग्रो करेगी। थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस और माइक्रोपोलेस्पोरा फैनी, ये मेन काज है फार्मर लंग का। लेड पॉइजनिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स में देखने को मिलता है। लेड है टॉक्सिक मेटल है, ठीक है, तो उसका देखने को मिलेगा। और तो ये अपना चैप्टर ख़त्म हुआ। ऑक्यूपेशनल कैंसर में एक स्किन कैंसर देखने को मिलता है, एक्सरे, कोल्टार, सर्टेन ऑयल्स की वजह से और डाइस की वजह से, है ना। और ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर गैस इंडस्ट्री, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री, निकल क्रोमियम वर्क वालों को होता है। और ब्लैडर कैंसर किनको ज़्यादा होता है? एनिलीन इंडस्ट्री वालों को, है ना, एनिलीन इंडस्ट्री, डाई वालों को, रबर इंडस्ट्री, एनिलीन इंडस्ट्री वालों को, ठीक है। ल्यूकेमिया, बेंजोल, रोनेंटाजिन रेस, बेंजोल याद रखना है आपको। रेडिएशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं? रेडिएशन में जैसे कि इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करें तो आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से बर्न, डर्मेटाइटिस, ब्लड डिस्क्रेशिया, क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से क्या होगा? जेनेटिक डिफेक्ट, लंग कैंसर, ये सब हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस में जैसे कि हीट, कोल्ड, मॉइस्चर, फ्रिक्शन, प्रेशर, एक्सरे की वजह से डर्मेटाइटिस हो सकता है। बायोलॉजिकल हो सकते हैं, इरिटेंट्स हो गए, एसिड अल्कली डाई सॉल्वेंट की वजह से डर्मेटाइटिस होगा। और बाकी जो एक्ट है वो हम अगले उसमें देख लेंगे।